नाजरीन आदाब, मैं रिदा खानम खैर मकदम करती हूँ आपका सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें सिर्फ अखबारी नहीं, इसमें सोशल मीडिया, टीवी की जो अहम खबरें हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया की सुर्खियाँ बनी हुई हैं उनके बारे में तफसील से बात करेंगे। आज हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात बता दें कि तेलंगाना में स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ी जातियों को 42% आरक्षण, विधानसभा में बिल हुआ पास। और वहीं पर मोदी शी की मुलाकात ठोस मुद्दों का हल निकालने में विफल रही, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी बोले हैं। वहीं पर बात करते हैं कि रतलाम में जीतू पटवारी के काफिले पर हमला हुआ है और कांग्रेस इस पर बोली है कि ये हमला जो है कायराना है। वहीं पर बात करते हैं कि अफगानिस्तान में भीषण भूकंप, 509 लोगों की मौत हुई है और 500 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पर बताया जा रहा है कि 6 दशमलव कुछ तीव्रता रही है वहां पर। इन सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि तेलंगाना विधानसभा ने रविवार को स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण देने के लिए 2018 में पारित कानून में संशोधन करते हुए 2 विधेयक पारित कर दिए हैं। वहीं पर विधानसभा में संक्षिप्त चर्चा के बाद तेलंगाना नगर पालिका विधेयक 2025 और तेलंगाना पंचायत राज विधेयक 2025 को पारित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बहस के दौरान कहा कि तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक स्थानीय निकाय चुनाव के 30 सितंबर से पहले होने चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार पिछड़ी जातियों के लिए 42% आरक्षण लागू करने के बाद से ही चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि हमने देखा कि कई टाइम से जो है मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी इन सारी चीज़ों का मुद्दा उठाते रहे आरक्षण को लेकर और फाइनली ये बिल जो है विधानसभा में पास कर दिया गया है। बिल्कुल सही। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो 30 अगस्त से असेंबली शुरू हुई है और जिस दिन शुरू हुई थी उस दिन भी हमने बात की थी कि उसमें बीआरएस ने प्रोटेस्ट किया बाहर में यूरिया को लेकर के जी। वहीं कालेश्वरम परियोजना जो है उसको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी अलर्ट है कि इसमें जो भी लोग दोषी हैं उनको जिम्मेदार ठहराया जाए और उन पर कार्रवाई हो। इसमें नाम बीआरएस का आ रहा है क्योंकि बीआरएस के टाइम पे वो चीज़ें हुई थी। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि रेवंत रेड्डी ने कल तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को पिछड़ी जाति का कोटा ना बढ़ाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा क्योंकि बीआरएस शासन के दौरान लाया गया पंचायत राज अधिनियम 2018 कोटा 50% जो है क्या बोलते प्रतिशत से अधिक बढ़ाने की अनुमति नहीं देता है। सीएम ने इस महीने की शुरुआत में दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित उस धरने का भी समर्थन न करने के लिए बीआरएस पर सवाल उठाए, जिसमें हमने देखा था कि केंद्र सरकार से भारत के जो राष्ट्रपति उनके समक्ष लंबित पिछड़ी जातियों के लिए कोटा विधेयक को मंजूरी देने की मांग की गई थी। इससे पहले भी हमने देखा कि यहाँ की जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो बीआरएस पे हर बार यही इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि यहाँ पे आपने जो कोटा है पिछड़ी जाति वाला उसमें जो है आपने कोई भी हमारा साथ नहीं दिया। अभी हमने देखा कि जब उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होने वाला है उसमें जब बीआरएस से पूछा गया कि भाई आप किससे वोट करेंगे, तो बीआरएस ने बोला कि जो यहाँ के किसानों को यूरिया देगा उसको हम वोट करेंगे। सबसे अहम चीज़ ये कि अगर यहाँ की पीढ़ा जाति की राजनीति इतनी ज़्यादा है तो आप लोग सारे लोग एक साथ मिल क्यों नहीं रहे। रेवंत रेड्डी का कहना था कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ के जो बीजेपी के एमएलएज हैं या एमपीज़ हैं वो भी जा कर के दिल्ली में हमारे साथ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है उसमें शामिल हो। हमने देखा था जब संसद चल रहा था उस दौरान जब इस पर प्रोटेस्ट हो रहा था तो प्रियंका गांधी भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी जी। और ये भी कहा गया था कि ये प्रोटेस्ट बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें तेलंगाना गवर्नमेंट में चेंज हुई हैं जी। और सैटरडे जब फर्स्ट डे सेशन शुरू हुआ उसके बाद हमने देखा शाम तक कई सारी खबरें आई थी, लेकिन सबसे अहम खबर यही है कि इस वक्त कालेश्वरम परियोजना को लेकर के जो चीज़ें सत्ता और विपक्ष के बीच जो वॉक युद्ध चल रहा है सेशन में वो भी है। उसके बाद फिर हमने देखा कि एमआईएम के फ्लोर लीडर जो हैं क्या बोलते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी काफ़ी सारे मुद्दे उठाए थे। इन चीज़ों की बात होनी चाहिए। तो अभी आज भी सेशन चल रहा है। अब ये देखना है कि इसमें मुख्यमंत्री क्या चीज़ें लेके आएंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार ने कानूनी पहलुओं की जांच के बाद ही समर्पण आयोग का गठन किया था। जाति जनगणना की ये पूरी प्रक्रिया 4 फरवरी
2024 से शुरू हुई और 4 फरवरी 2025 को पूरी हुई थी। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमने पिछड़ा कोटे के लिए 365 दिनों की समय सीमा के साथ एक कानून बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। जिस तरह से हम देख रहे थे कि यहाँ पे जातीय सर्वे हो रहा था, उसमें भी हमने देखा था कि बीआरएस ने भी इल्ज़ाम लगाया, बीजेपी ने भी इल्ज़ाम लगाया। इसी तरह से हमने देखा है कई और राज्यों में जहाँ पे सर्वे हुआ है उसमें भी जो वो वहाँ की अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ चीज़ें गड़बड़ होती हैं और सरकार को भी इसके बारे में पता होता है कि अगर 100 फॉर्म आ रहे हैं तो उसमें से तकरीबन 10 से 15 फॉर्म, मतलब मैं एक ठीक ठाक वो लगा रहा हूँ कि 10 से 15 फॉर्म गलत होते हैं, बट उसके लिए ये नहीं कि सारे ही फॉर्म गलत हैं जी। तो अभी जिस तरह से असेंबली चल रही है, आज भी चल रही है और अभी भी बहुत सारे बिल ऐसे हैं या बहुत सारी अपोजिशन की जो शिकायतें हैं वो क्या बोलते हैं सत्ता पक्ष से। अब देखना ये है कि आज शाम तक क्या चीज़ें क्लियर होती, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी भी अपना एक स्टैंड लेके खड़ी हुई है और यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी MIM है वो भी अपना स्टैंड लेके खड़ी हुई है और यहाँ की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है BRS वो भी अपना स्टैंड लिए हुए। इन सब चीज़ों में अब यहाँ पे रेवंत रेड्डी की जो सरकार है वो किस तरह से अपनी बातों को मनवाएगी। और जिस तरह से हमने ये भी देखा कि यहाँ के लोकल बॉडी इलेक्शन जो है सितंबर में होने की बात कही गई है जी। तो वो कब तक होंगे और उसमें किस तरह से कांग्रेस पार्टी अपने आप को प्रोजेक्ट करेगी, क्योंकि अभी हमने देखा कि जिस तरह से हाइड्रा का मामला शुरू हुआ था और भी कई ऐसी चीज़ें थीं तो उससे कहीं ना कहीं जो यहाँ की जनता है, आवाम है, उसमें आप वो अभी अपनी मोहब्बत पहुँचा नहीं पाए हैं और वो मोहब्बत पहुँचाने के लिए आपको अब क्या करना हो, क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शंस आपने खुद ही अनाउंस किया है क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते कोर्ट का ऑर्डर था। अब ये भी देखना अहम होगा कि लोकल बॉडी इलेक्शंस की डेट क्या आती है सामने, क्योंकि आपने सितंबर तो बोल दिया है, अभी आप एक नोटिस देंगे इलेक्शन कमिश्नर को कि भाई आप इसके लिए तैयारी करें। अब और फिर जो यहाँ की पार्टियाँ हैं जो सत्ता में नहीं इस वक्त, चाहे वो BRS हो BJP हो, वो भी अपने हिसाब से तैयारियां करेंगी। अपोजिशन पार्टीज़ की बात करें MIM भी अपनी तरफ से तैयारी करेगी। तो काफ़ी अहम हो रहा है ये सेशन और जिसमें जिस तरह से पक्ष और विपक्ष जो है वो एक तरह से एक दूसरे पे हमलावर है और वॉक युद्ध जो चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बयान कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी इतने समय से सत्ता में आई हुई हो गई है जी। लेकिन अभी तक वो कुछ ऐसे काम नहीं कर पाई जिनके बारे में वो ऐलान करके यहाँ पे आई थी, जो जनता को भरोसा दिला के यहाँ पे आई। तो ये भी देखा गया था कि एक तरफ से लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट किया था, BRS को हटाया था, क्योंकि BRS की कुछ कमियां रही थी जिनको ले करके KTR का ये कहना था कि हम उन कमियों को पूरा करके अगली बार हम फिर से सत्ता में आएंगे। तो अब ये भी देखना अहम है कि अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होंगे इसमें भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जी, जब से हमने देखा है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आई है यासिर, और जिस वक्त जब ये इलेक्शन हो रहे थे तो जैसा आपने बोला कि जनता पूरी एक तरफ झुक गई थी क्योंकि उनको कांग्रेस को जिताना था, क्योंकि उनको नया चेहरा लेकर आना था। हालांकि BRS जो है 10 साल से सत्ता में थी और कई सारे BRS ने ऐसे काम किए हैं कि जनता उनसे खुश थी। जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की वहाँ पर सरकार चल रही है, दिल्ली की जनता वहाँ पर खुश नहीं है। शुरुआत में ऐसा ही हुआ था कि हम नया चेहरा लेकर आएंगे तो शायद दिल्ली में कुछ परिवर्तन आ सके, लेकिन हुआ क्या कि उसके उलट हो गया। कुछ परिवर्तन न आने की बजाय बहुत कुछ वहाँ पर बुरा हो रहा है। यहाँ पे परिवर्तन आया है लेकिन वो परिवर्तन उस हिसाब से नहीं आया जिस हिसाब से हमने देखा है कि बसों का आपने महिलाओं के लिए टिकट फ्री कर दिया है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो आपने शुरू की हैं, बट वो जो योजनाएं शुरू की हैं उनके बारे में आपने पहले नहीं बोला था कि किन किन जगहों पे शुरू होंगी या किन किन जो जिनके पास क्राइटेरिया नहीं बताया था। बिल्कुल सही, आपने क्राइटेरिया नहीं बताया था। अब जब क्राइटेरिया सामने आ रहा है तो लोगों को लग रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, तो इस वजह से लोग थोड़े से नाराज हैं आपसे। और फिर जो कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई को लेकर के भी नाराज हैं, क्योंकि इंस्टेंट हमने देखा कि कई हाइड्रा जो डिमोलिश वाला जो केस है उसमें कई लोगों की वीडियो सामने आ चुकी हैं, उसमें रो रहे हैं, बिलख रहे हैं लोग कि हमारे घर को क्यों तोड़ा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं अभी आप जो हैं उस पर काम करें, लेकिन आगे जब आप इलेक्शंस में जाएंगे तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें लानी होंगी कि आप जो हैं जनता का विश्वास जो था, अब आप ये कह सकते हैं ना कि 10 साल आपने BRS को दिया, आप 10 साल मुझे भी दीजिए, लेकिन उन 10 सालों में आपने कुछ ऐसा काम अगर किया हो
जिससे जनता को आश्वासन मिले। बिल्कुल बिल्कुल। अब वहीं पर बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट के लिए चीन गए हुए हैं और इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री तियाजिन के दौरे पर पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की है। और उनके इस दौरे के बाद और उनकी इस मुलाकात के बाद एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर हमला किया है, निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री वहां पर जाकर हमारे मुद्दों पर बात करेंगे, वो सारी चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही हैं। देखिए, सबसे अहम चीज़ ये कि असदुद्दीन ओवैसी ने एक बहुत अहम बात कही। उसने कहा है कि लद्दाख में सीमा की स्थिति भी ऐसी है कि हमारे बहादुर सैनिक बफर जोन में गश्त कर रहे हैं और 2020 के बाद हमारे चरवाहों को कई इलाकों में जाने की अनुमति नहीं है। एमआईएम सुप्रीमो ने कहा है कि ये मुद्दे भारतीयों के लिए मायने रखते हैं, ना कि फ़ोटो खिंचवाने का मौका, जैकेट का रंग या कालीन की लंबाई। उन्होंने कहा है कि दुख की बात यह है कि मोदी शी की मुलाकात ठोस मुद्दों पर कोई समाधान निकालने में पड़ रही है। और बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से आप देखिए कि एक तरफ ये कहा जा रहा था कि हम लाल आंख दिखाएंगे और बहुत सारी चीज़ें कही जा रही थी। अभी जब हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें चाइना के जो हथियार थे उनका इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिर भी आप चाइना जा रहे हैं, चाइना में मिल कर के आ रहे हैं। आप सिर्फ चाइना के साथ इस वजह से अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं क्योंकि आप अमेरिका से खुश नहीं हैं। और जब आप अमेरिका से खुश होते हैं तो आप चाइना को जो है लाल आंख दिखाने की बात करते हैं। सबसे अहम चीज़ ये कि आप इस चीज़ के बारे में अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें आगे करना क्या है। मेन दिक्कत ये है कि हमने देखा कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ वहाँ पे, लेकिन उससे उलट बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो एक देशवासी के लिए और एक देश के प्रधानमंत्री जो हैं उनके साथ उस तरह का व्यवहार नहीं हुआ है जिसका हमें अफसोस है। सबसे अहम चीज़ ये कि वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे गए हैं और जो भी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं वो सब कैमरे में कैद हो रही हैं। वही ओवैसी ने बोला है कि आपकी जो जैकेट थी उसका रंग क्या है, कालीन की लंबाई कितनी थी, ये सब चीज़ें मुद्दा मैटर नहीं करती हैं। मैटर ये करती हैं कि आपने जो मुलाकात हुई है उसमें कोई ठोस कदम उठाया है कि नहीं, आपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या क्या चीज़ें वहाँ पे बोली हैं, क्योंकि हमने देखा कि आपने ट्रंप पे अभी तक कुछ बोला नहीं है। और जिस तरह से पुतिन से आपकी मुलाकात हो रही है और वहाँ पे आप जिस तरह से हिंदुस्तान में आप देखिए कि टर्की का इतना ज़्यादा विरोध हो रहा है, वहाँ पे टर्की के भी वो हैं। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी चाहिए कि हम किन किन से मुलाकात करेंगे और कौन कौन सी चीज़ें देश में बिकनी चाहिए, किन किन चीज़ों पे देश में काम होना चाहिए। सबसे अहम चीज़ ये कि आपकी जो रणनीति है वो पता ही नहीं चलती है। अचानक आप चाइना के पास चले जाते हैं, अचानक आप अमेरिका के पास चले जाते हैं। तो ये सबसे अहम है कि सबसे पहले जनता को ये पता चले कि हमें बाइकआउट किस चीज़ का करना है। आप अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, हमें बाइकआउट किस चीज़ का करना है यही हमें नहीं पता है। कभी जो है हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए कहते हैं कि आप शरबत रूह अफ़ज़ा मत पीजिए, और आज वही लोग कह रहे हैं कि आप जो है अमेरिका का माल मत खरीदिए। एक टाइम यही था कि वही लोग ये कह रहे थे कि ट्रंप जो हैं वो सनातन धर्म को बहुत मानते हैं, उसका बहुत सम्मान करते हैं, तो ट्रंप को ही आना चाहिए। अब जब ट्रंप ने अपनी वो दिखाई है तो आप ये कह रहे हैं कि ट्रंप यूएस का आइटम मत खरीदिए आप। तो आपके साथ जो लोग हैं यहाँ पे उनकी भी उनका भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं है। यही आप देखिए कि जो दरबारी मीडिया है उसका सबसे अहम ये था कि कल ही हमने देखा कि वीडियो चल रहा था जहाँ पे एक तरफ ये लिखा हुआ था कि मोदी ट्रंप की मुलाकात से घबराए जिनपिंग, ठीक है, और फिर दूसरी तरफ ये चल रहा था कि क्या बोलते हैं जिनपिंग और मोदी की मुलाकात से घबराए ट्रंप। ये सारी चीज़ें अब मतलब फालतू की चीज़ें चल रही हैं। जो अहम मुद्दे हैं उन मुद्दों पे बात ही नहीं होती है। अहम मुद्दा ये है कि चाइना ने हमारे ऊपर जब हमारी जो जंग चल रही थी ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें जो है चाइना ने अब उसको पाकिस्तान को समर्थन दिया था। आपको उस पर बात करनी चाहिए। अब आज मीडिया में क्या चल रहा है कि शहबाज शरीफ का माइक बंद था। अरे माइक बंद था, माइक खुला था, डजेंट मैटर। ये बताइए कि चाइना में जाकर के आपने पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ क्या चीज़ें बोली हैं, और आपने चाइना से ये बात की कि नहीं की कि आपने पाकिस्तान का समर्थन क्यों किया था, आगे आप करेंगे कि नहीं करेंगे। इन मुद्दों पे बात नहीं होती। मुद्दे सिर्फ वही होते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ गए, उनके लिए इतनी लंबी कालीन बिछाई गई, अगले देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वहाँ आए तो उनके लिए इतनी छोटी कालीन बिछाई गई। ये सब मुद्दे नहीं हैं। मुद्दे ये हैं
कि भाई वहाँ पे जा कर के हमने किन किन बातों पे जो है अपनी बात रखी है, कौन कौन से हमने मुआहदे किए हैं, कौन कौन से MOU साइन किए गए हैं। ये वहाँ से हम एक मैसेज देना चाहें उन लोगों को जो हमारे दुश्मन हैं कि भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ऐसी चीज़ें होंगी। लेकिन इन सब मुद्दों पे बात नहीं हो रही। बात हो रही कि कालीन कितनी बड़ी थी, जैकेट कैसी पहनी थी और किससे हंस के मिले थे, किसको इग्नोर किया था, ये सारी फालतू चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी जो है अब उनको यही पसंद आती हैं मुद्दे, तो इन्हीं पे बात करेंगे वो। जी, हालांकि आपने जिस तरीके से बोला कि आपको किसी और के पीछे जाने की ज़रूरत क्या पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि कभी आप चीन का समर्थन करते हैं, कभी आप अमेरिका का समर्थन करते हैं, आप अपने देश के लिए खुद स्टैंड नहीं ले पा रहे, आपको किसी के पल्लू पकड़ने की ज़रूरत क्या पड़ जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी आबादी आपकी है, ठीक है, चाइना के बाद अगर देखा जाए तो, लेकिन आपने ऐसी चीज़ें बनाई नहीं हैं कि हिंदुस्तान में लोग जो हैं अपना जीवन यापन ठीक से कर सकें। अभी आप देखिए कि जो टैरिफ लगा है उससे बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस टैरिफ के बाद बहुत सारे ऐसे कारखाने थे जिनका माल ख़राब हो जाएगा। अगर माल ख़राब होगा तो वो कारीगरों को हटाएंगे वहाँ से, कम माल बनाने के लिए कम कारीगर इस्तेमाल किए जाएंगे। भाई ये बात सही, जब तक उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो वो फालतू में अपना पैसा क्यों वेस्ट करेगा। जी। अभी हम बात कर रहे थे कल ही बैठ के कि लखनऊ में चिकनकारी का काम होता है, वो एक्सपोर्ट होकर के अमेरिका जाती है, उस पर नुकसान होगा, उसका असर पड़ेगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिस तरह कालीन का काम होता है या फिर अगर बात करें तो लकड़ी का काम जो होता है, वो सारी चीज़ें ज़्यादातर यूपी में होती हैं। और अगर बात की जाए गुजरात की, गुजरात में भी ऐसे काम होते हैं, कपड़ों का काम होता है वहाँ पे हीरे का काम होता है, तराशी का। तो ये इन सब चीज़ों पे असर पड़ेगा और उसके बाद लोग बेरोज़गार होंगे। अब जब लोग बेरोज़गार होंगे तो फिर उसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने क्या सोचा है? हालांकि जो पहले से बेरोज़गार घूम रहे उन्हीं के लिए कुछ नहीं सोचा, तो अब जो बेरोज़गार होंगे उनके लिए क्या सोचेंगे। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि आप सिर्फ बातें करने के अलावा आपकी जो ज़मीनी जो काम है वो कितने आगे पहुंच पा रहे हैं। आपके जो MPs हैं वो एक चीज़ का उद्घाटन कर रहे हैं कि यहाँ पे अब झटका मीट बनेगा, झटका मीट मिलेगा और इसके जो है ब्रांड एम्बेसडर हम हैं। मतलब आपने खुद अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है और आप यहाँ पे इस तरह की राजनीति कर रहे हैं कि एक समुदाय से हमें नफरत है। एक समुदाय को परेशान करने के लिए आप हर उस स्तर तक जा रहे हैं जिससे देश को नुकसान होगा। अभी आप देखिए महाराष्ट्र में जो है क्या बोलते हैं, मराठा आरक्षण के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी एक जारंगे का बयान सामने आया कि देश के गृह मंत्री लाल बाग जो क्या बोलते गणेश वाला जो है वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे उसके दर्शन करके सीधे चले आते। लेकिन हमारे यहाँ जो लोग आ रहे हैं प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, उनको नहीं आने दिया जा रहा है, उनका खाना पानी बंद किया जा रहा है। तो अगर देश के गृह मंत्री को सबको एक साथ लेके चलना है तो फिर ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हैं वो? सबसे पहले बात ये है कि हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए परेशानियां हैं, लेकिन अगर आप देखिए तो सत्ता पक्ष जो है इस देश में, इस देश की जो सरकार है, वो किसी भी ऐसी चीज़ के लिए आपका समर्थन नहीं करती जिसमें आप उसके साथ कहीं ना कहीं बराबरी पे खड़े हो जाते हैं। अभी हमने देखा टीचर्स को लेकर के क्या क्या चीज़ें हुई थी, स्टूडेंट्स को लेके हमेशा होती रहती हैं, किसानों के साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, मराठा आरक्षण को लेकर के चीज़ें चल रही हैं, इस देश में वोट चोरी को लेकर के चीज़ें चल रही हैं। इलेक्शन कमीशन के जवाब देने के बजाय बीजेपी जवाब दे रही है और जो कुछ जो दरबारी मीडिया के एंकर्स हैं वो बीजेपी की तरफ से जवाब दे रहे हैं। ये सब चीज़ें चाहिए, मतलब जिसको जवाब देना चाहिए वो जवाब नहीं दे रहा है। इससे भी देश की जनता को सोचना चाहिए कि सबसे अहम चीज़ ये कि हमने सवाल किससे किया है और हम सवाल जिससे करेंगे हमें जवाब उसी से मिलना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें नहीं हो रही। बेरोजगारी दर इतनी बढ़ रही है जिसके बारे में आप देखिए टीवी पे कभी चर्चा नहीं होती है कि बेरोजगारी दर इतनी बढ़ रही है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, इस पर कभी चर्चा नहीं होती है। चर्चा ये होती कि उस जगह पे कौन सा मंदिर निकलता है, उस पर कौन सा मस्जिद है, या फिर वहाँ पे झटका मीट का उद्घाटन हो रहा है, उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया जाए। इन सब चीज़ों पे चर्चा। और जो फजूल चीज़ें हैं, जो देश को तोड़ने वाली चीज़ें, उन पे सिर्फ चर्चा हो रही है। जो देश को बनाने वाली चीज़ें उन पे चर्चा नहीं हो रही है। इस बात पे चर्चा नहीं हो रही कि स्कॉलरशिप बंद की जा रही है लोगों की, और जिनकी चल रही हैं उनकी टाइम टू टाइम आ नहीं रही हैं, वो किस तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे रिसर्च का काम होता है। रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं वो प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, उनको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, और जिस वजह से उस यूनिवर्सिटी में जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए परेशानियां पैदा हो रही हैं। इन पे कोई चर्चा नहीं होती है।
मरीज किस तरह से अपना इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। अभी बिहार से एक वीडियो सामने आया था जहाँ पे बेड पे कुत्ते लेटे हुए थे, मरीज जो थे वो डर के मारे दूर खड़े हुए थे, उन पे चर्चा नहीं हो रही है। आप अगर बात करना चाहें तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे निकल आएंगे जिस पे आप एक दिन एक शो कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करते हैं। रीज़न ये है कि आपके ऊपर भी कोई प्रेशर होगा या फिर आपको उसी चीज़ से टीआरपी मिलती है, इस वजह से आप उस चीज़ पे बात कर रहे हैं। आप बिठा लेंगे बीजेपी के एक क्या बोलते हैं प्रवक्ता को, एक कोई और पार्टी का प्रवक्ता होगा, दोनों के बीच चीजें चल रही होंगी। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता को जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि गोदी मीडिया का जो पत्रकार रहता है वो खुद ही उसका काम कर देता है। बिल्कुल सही बात है, वो खुद ही उसका काम करता है। लेकिन फिर भी देश की भी जनता को ये सोचना चाहिए कि हमें क्या चीज़ें देखनी, क्या चीज़ें नहीं देखनी। अब आपके पास एक रिमोट है, आप फ़ौरन से उस चैनल को बदल सकते हैं, सेकंड भी नहीं लगेगा। लेकिन नहीं, आपको वो भी देखना है, फिर आप बाद में पीछे मुड़ करके उनको उल्टा सीधा ही बोलेंगे। लेकिन देखिए, देश की जनता को, यासिर आप हमेशा बोलते रहते हैं, हम भी बोलते हैं कि देश की जनता को खुद समझना चाहिए, क्योंकि देश की जनता को इस तरह से ट्रैप किया हुआ है कि वो वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे। अगर आपके सामने बार बार वही चीज़ें आएँ तो जाहिर सी बात है कि आपके मन में कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए शंका पैदा हो जाएगी। अब गोदी मीडिया चला रही है कि पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी एक ही कार में बैठकर जो है समिट के लिए निकले, और वहीं पर कल उन्होंने चलाया, आपने जिस तरीके से बोला कि शहबाज शरीफ को जब एक ईयरफोन उनका नहीं लग रहा था तो उनका जो एक उनके जो साथ था एक इंसान, उस व्यक्ति ने वो लगाया और वहाँ पर ऐसा कहा जा रहा था कि पुतिन हंस रहे थे। ये कोई चलाने वाली न्यूज़ नहीं होती है। और जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर गए हैं तो उनको अपने देश के हित के बारे में बात करनी चाहिए। अब वहाँ पर अब गोदी मीडिया शी जिनपिंग की तारीफ़ कर रहा है, लेकिन जब गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक मारे गए थे उस पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी क्योंकि वो चाइना की तरफ से किया गया था वो। और दूसरी चीज़, जब पहलगाम में हमला हुआ या ऑपरेशन सिंदूर में जितने लोग मारे गए तो कहीं ना कहीं चाइना भी वो पाकिस्तान के साथ था ना। सपोर्ट करता है पाकिस्तान को जी। चाइना पूरी तरह सपोर्ट करता है और देश के प्रधानमंत्री को या देश की गवर्नमेंट को ये चीज़ें देखनी चाहिए कि आप जनता को कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे। भाई, आप ठोस मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं, आप ये दिखा रहे हैं कि भाई उसका माइक नहीं चल रहा था, उसका एयरफोन नहीं लग रहा था, ये मोदी जी किसके साथ गए, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके देश का जो हित है। अभी हमने देखा कि 2 दिन पहले राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया कि राजनीति में या उस समय जो है कोई भी अस्थायी दुश्मन या अस्थायी दोस्त नहीं होता है। दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं, लेकिन राष्ट्र का जहाँ पे फ़ायदा हो रहा होता है, जहाँ पे राष्ट्र की बात आती है तो वहाँ पे हमें अपने देश को देखना होता है। लेकिन यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से वहाँ गए हैं और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं सबके सामने। अब देखिए, कल अखिलेश यादव ने एक क्रोनोलॉजी समझाई थी। उन्होंने कहा था कि चाइना में जो प्रधानमंत्री मोदी गए हैं तो उनको अपने भारत के बारे में बात करनी चाहिए। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि एक क्रोनोलॉजी समझाई थी कि उन्होंने कहा कि पहले चीन अपना माल भारत में भर देगा, उसके बाद चीन पर निर्भरता इतनी बढ़ जाएगी कि उसकी हर गलत हरकत को नज़रअंदाज करने के लिए भाजपाई मजबूर हो जाएंगे, और उसके बाद चीन हमारे उत्पादों और उद्योगों को धीरे धीरे बंद करवाने की कगार तक ले जाएगा। उसके बाद मनमाने दाम पर हर चीज़ सप्लाई करेगा और उसके बाद महंगाई बेरोजगारी बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद जब महंगाई बेरोजगारी ज़्यादा होगी तो सरकार के खिलाफ आक्रोश भी कई गुना बढ़ जाएगा। उसके बाद दूसरों के सहारे चल रही बिना बहुमत की भाजपा की सरकार और भी कमज़ोर होकर लड़खड़ा कर गिर जाएगी। उसके बाद खुद लड़खड़ाती भाजपा की सरकार चीन के अतिक्रमण को चुनौती नहीं दे पाएगी और हमारी भूमि पर चीन अपना कब्जा और बढ़ाएगा। उसके बाद भाजपा दोहराएगी कि ना कोई ना कोई। इस तरह की उन्होंने जो क्रोनोलॉजी है समझाई। यही कि जब आपके ऊपर इतना ज़्यादा सामान भरा जाएगा तो आपकी अपने जो लोग हैं या आपकी अपनी जो अपने जो व्यापारी हैं, कारखाने हैं, उनका क्या होगा फिर? क्योंकि आपका माल तो अमेरिका जाएगा नहीं, अमेरिका में जाएगा तो 50% टैक्स लगेगा आप पे, तो वो लोग तो अमेरिका माल भेजेंगे नहीं। ठीक है, और फिर जब यहाँ इतनी चीज़ें बढ़ जाएंगी तो जाहिर है कि यहाँ पे बेरोजगारी दर और बढ़ जाएगी। बिल्कुल भाई, अगर कोई माल लेके चाइना से यहाँ आ रहा है तो बेचने के लिए उसे कितने लोग चाहिए होंगे? जितने भी कारखाने खाली होंगे सारे कारखाने के लोग थोड़ी चाहिए होंगे। तो इन सब चीज़ों पे बात नहीं हो रही है और ये जो क्रोनोलॉजी समझाएगी बिल्कुल सही है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर ये लड़खड़ाते हुए सरकार गिर जाती है, जो कि बैसाखियों पे खड़ी है, तो जो अगली सरकार आएगी उसके लिए काफ़ी चुनौतियाँ होंगी। ये भी नहीं अभी कह सकते हैं कि अगर वो आती है तो 5 साल तक चल पाएगी कि नहीं, क्योंकि आपके ऊपर जब इतनी सारी परेशानियां हैं तो आप एकदम से आके सारी चीज़ें स्वाइप नहीं कर सकते हैं। आपको उसके लिए टाइम लगेगा, काम करना होगा। अभी जिस तरह से देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं या बहुत सारे चैनल्स उनमें दिखाया जा रहा है
कि अगली बार जो है इंडिया गठबंधन सरकार आएगी, ये कर देंगे, वो कर दे। भाई साहब, हर चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल। अगर इतना ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ होती तो इसको सही करने में 5 साल 7 साल तो लग ही जाएंगे आपको। उसके बाद आप कुछ अच्छा, हाँ ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी जनता के लिए काम नहीं होगा, जनता के लिए नो डाउट काम होगा, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि एकदम से कानून चेंज हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं उनको ख़त्म करना बहुत बड़ी चुनौती पैदा हो जाती नई सरकार के लिए। हालांकि देखिए, ट्रंप ने इतना भारी टैरिफ लगाया 50%, और हमारे यहाँ से जो कपास जाती है यासिर, उस पर जो है कोई भी टैरिफ नहीं लगाया गया है, क्योंकि और दिसंबर तक वो जो है 0% कर दिया गया है। अब वो अपनी अपनी उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या फ़ायदे हैं, नहीं पता है ना अभी। सबसे अहम चीज़ ये है कि जो जो टैरिफ लगाए गए हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगे फिर। और ये भी कहा गया है कि बहुत सारी चीज़ें जो गोडाउन में वहाँ पे रखी हुई हैं वो ख़राब हो जाएंगी, उनको निकलने ही नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही वो बाहर निकलेंगे उन पर टैक्स चालू हो जाएगा। और जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह से बातें बोली जा रही हैं, अगर उस पर डीपली डिस्कशन होता तो उसमें बहुत नए नए मुद्दे सामने आते हैं, और इन सब के पीछे क्या साजिशें हैं वो भी सामने आ जाएंगी। जी, तो जैसा कि नाजरीन, हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए हम खबरों से रूबरू करा है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ही ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दे इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।